भारत की नदियां। दोस्तों, भारत की नदियों को उद्गम के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। उद्गम के आधार पर भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 हिमालय से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां। नंबर 2 द्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। बिल्कुल मुकेश जी गुड मॉर्निंग, जुड़ जाओ सभी। ललित शर्मा जी गुड मॉर्निंग, प्रदीप गुड मॉर्निंग, प्रदीप जी गुड मॉर्निंग, पंकज नहीं, राम राम, नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। बिल्कुल सभी जुड़ जाएंगे, फटाफट अपने सभी साथियों को जोड़ेंगे, शेयर करेंगे। दोस्तों, इसमें भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हिमालय से निकलने वाली नदियां, नंबर 2 प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। दोस्तों, इसमें हिमालय से निकलने वाली नदी तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। दोस्तों, ये तीनों नदियां अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज अपन बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों के बारे में। बिल्कुल, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। हाँ दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। हाँ बिल्कुल दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की जो नदी है, प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं दोस्तों, इनकी पहली खास विशेषता होती है कि ये जितनी भी नदियां होती हैं, ये दोस्तों बरसाती नदी होती हैं। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां होती हैं, इनकी खास विशेषता होती है कि दोस्तों ये बरसाती नदी होती हैं। इनकी खास विशेषता है कि ये बरसाती नदी होती हैं। बिल्कुल, जब बरसात आती है, बारिश के टाइम पर ये नदियां बहती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश चली जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे इन नदियों में पानी कम हो जाता है। बिल्कुल, तो ये ललित जी रीट में नदियों का टॉपिक तो नहीं है, लेकिन जल मंडल है, और जल मंडल का मतलब नदियां भी हो सकती हैं। तो बिल्कुल, पिछली बार नदियों से रिलेटेड रीट में प्रश्न पूछा गया था, जिसमें रावी नदी का पूर्ण नाम पूछा गया था, पुरुषनी। तो बिल्कुल दोस्तों, रीट में यहां से प्रश्न आ सकता है। जलमंडल का पार्ट आइए, बरसाती नदी है। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं, वो छोटी नदियां हैं दोस्तों, छोटी नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं और छोटी नदियां हैं। और दोस्तों, ये नदियां सबसे ज्यादा जलप्रपात निर्माण करती हैं, जलप्रपात झरने सबसे ज्यादा बनाती हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां। बरसाती नदी है, छोटी नदियां हैं, जलप्रपात का निर्माण करती हैं, लेकिन दोस्तों ये जल विद्युत के लिए उपयोगी नहीं है, जल विद्युत के लिए उपयोगी नहीं है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियां हैं, उनमें जल विद्युत का उत्पादन कम किया जाता है। जल विद्युत का उत्पादन यहां पर कम करते हैं, जिसकी वजह यह है कि ये नदियां बरसात के बाद में इनमें पानी कम हो जाता है या सूख जाती हैं, इसलिए जल विद्युत के प्लांट जो है वो यहां पर कम है। बिल्कुल, यहां पर कुछ बांध बना करके नदियों के ऊपर, और उसके बाद में जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। बाकी नदी के अंदर डायरेक्ट कहीं भी जल उत्पादन संयंत्र नहीं लगाया जाता। हाँ दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे कि 4 विशेषता मैंने आपको बताई हैं। बरसाती नदी है, छोटी नदियां हैं, सर्वाधिक जलप्रपात का निर्माण करते हैं, और जल विद्युत के लिए उपयोगी नहीं है। बिल्कुल दोस्तों, इसमें प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों में सबसे पहले, अगर सबसे लंबी नदी की अगर अपन बात करें दोस्तों, उस नदी का नाम है गोदावरी। सबसे लंबी जो नदी है, उस नदी का नाम है गोदावरी नदी। दोस्तों, ये जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी ये प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है। इसी गोदावरी नदी को कहते हैं, अन्य नाम की बात करें दोस्तों, इसी गोदावरी नदी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा। दोस्तों, इसी को कहते हैं दक्षिण भारत की गंगा, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है।
प्रश्न आता है, बिल्कुल दक्षिण की गंगा। दोस्तों बिल्कुल दक्षिण की गंगा कहते हैं इसको, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं गोदावरी को, दक्षिण भारत की गंगा। बिल्कुल दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा इसको इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण में ये सबसे लंबी नदी है और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली सबसे लंबी नदी होने के कारण दोस्तों इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार की गंगा। प्रायद्वीपीय पठार की गंगा, प्रायद्वीपीय पठार की गंगा इसी को कहा जाता है दोस्तों। हाँ बिल्कुल इसी को कहा जाता है वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा, या दोस्तों इसी को कहा जाता है वृद्ध यानी कि होता है बूढ़ी गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा। दोबारा से देखें दोस्तों, इस प्रकार से इसके 5 नाम होंगे, गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा, प्रायद्वीपीय पठार की गंगा, वृद्ध गंगा और बूढ़ी गंगा। बिल्कुल बूढ़ी गंगा इसी को कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों इसी को उद्गम के समय, उद्गम के समय, इस चीज को विशेषता इंगित करना आप दोस्तों, इसको उद्गम के समय वैतरणी के नाम से जाना जाता है, वैतरणी नदी इसी को कहा जाता है दोस्तों, वैतरणी नदी उद्गम के समय। और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में कि गोदावरी नदी को उद्गम के समय किस नाम से जानते हैं, दोस्तों आंसर होगा वैतरणी नदी। बिल्कुल वैतरणी नदी इसी को कहा जाता है, उद्गम के समय इसको कहते हैं वैतरणी नदी। तो सभी नाम कंफर्म होंगे, एक बार दोबारा से देखेंगे। गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, इसी को कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार की गंगा, इसी को कहते हैं वृद्ध गंगा, इसी को कहते हैं बूढ़ी गंगा और इसी को कहा जाता है उद्गम के समय, इसी को कहते हैं उद्गम के समय, इसी को कहा जाता है उद्गम के समय, इसी को कहा जाता है वैतरणी। बिल्कुल वैतरणी नदी दोस्तों इसी को कहते हैं। तो नाम जितने भी हैं इनका स्क्रीनशॉट आप लेंगे एक बार। हाँ दोस्तों उसके बाद में बात करते हैं गोदावरी नदी के उद्गम की। अन्य नामों के बाद में बात करेंगे उद्गम की। दोस्तों इसका उद्गम होता है, उद्गम गोदावरी नदी का उद्गम होता है दोस्तों त्र्यंबकम, त्र्यंबकम की पहाड़ी, त्र्यंबकम की पहाड़ी। दोस्तों इसका उद्गम होता है त्र्यंबकम की पहाड़ी, बिल्कुल त्र्यंबकम की पहाड़ी और त्र्यंबकम की पहाड़ी। और दोस्तों ये त्र्यंबकम की पहाड़ी पड़ती है नासिक में, नासिक, और नासिक पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, त्र्यंबकम की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र। बिल्कुल एक बार दोबारा से देखेंगे, गोदावरी नदी का उद्गम पूछा जाए तो जगह का नाम आएगा त्र्यंबकम की पहाड़ी और नासिक जिला महाराष्ट्र। बिल्कुल पहाड़ी का नाम है त्र्यंबकम की पहाड़ी, दोस्तों पश्चिमी घाट में पड़ती है ये, और नासिक जिला है महाराष्ट्र में। दोस्तों इसका प्रवाह जो है, प्रवाह की बात करें तो इसका प्रवाह पहले महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में ये नदी जाती है तेलंगाना में, तेलंगाना, तेलंगाना के बाद में नदी जाती है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और दोस्तों आंध्र प्रदेश में अमलापुर के निकट जाकर के और इसका विसर्जन हो जाता है, विसर्जन, दोस्तों इसका विसर्जन हो जाता है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये नदी गिर जाती है। बिल्कुल विसर्जन बंगाल की खाड़ी। दोबारा से देखेंगे एक बार, गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकम की पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र, प्रवाह इसका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश राज्यों में बहने के बाद में विसर्जन हो जाता है बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, उसके बाद में हाँ तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उद्गम, प्रवाह और विसर्जन।
हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं इसकी लंबाई की। लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, लंबाई की बात की जाती है तो लंबाई है इसकी 1465 किलोमीटर। लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर। बिल्कुल प्रदीप जी, मुस्कान जी, बिल्कुल सभी का सही आंसर। राजपूत जी, गोदावरी नदी को लेकर के, गोदावरी नदी को लेकर के विवाद नहीं है। विवाद आएगा कावेरी नदी को लेकर के। 1465 किलोमीटर है बिल्कुल दोस्तों। ये प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। बिल्कुल, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है कौन सी? गोदावरी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। बिल्कुल दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। आंसर होगा गोदावरी। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी गोदावरी। बिल्कुल, यह प्रश्न सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी और प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। प्रदीप जी, भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी नहीं कह सकते इसको अपन, नहीं। हां, आप इस प्रकार से बिल्कुल कह सकते हो, पूर्णतः, पूर्णतः भारत में बहने वाली, पूर्णतः भारत में बहने वाली, पूर्णतः भारत में बहने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, दूसरी सबसे लंबी नदी। बिल्कुल, अगर प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए, पूर्णतः भारत में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी तो है गंगा, और पूर्णतः भारत में बहने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी। बिल्कुल, पूर्णतः भारत में बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी पूछ ली जाए तो गोदावरी आंसर हो सकता है। बिल्कुल, तब आंसर होगा गोदावरी। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे गंगा, दूसरे नंबर पे आएगी गोदावरी। बिल्कुल दोस्तों, हां, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। बिल्कुल दोस्तों, यहां से डायरेक्ट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि तू लाइनें उठा रहे हो कि पूछी जाती हैं ऐसी कैसी। दोस्तों, बात करें गोदावरी नदी की सहायक नदियों की, तो दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदी की अगर बात करें, सहायक नदी की अगर बात करें दोस्तों, इसकी सहायक नदी है प्राणहिता, पूर्णा, मांजरा, वेनगंगा और पैनगंगा। ये दोस्तों इसकी सहायक नदियां, बड़ी जो सहायक नदियां हैं 5, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं दोस्तों, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं लास्ट वाली दोनों। ये दोनों नाम जो है वो बिल्कुल याद रखेंगे। लास्ट वाली दोनों नदियां, ये दोनों नदियां वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों नदियां वेरी इंपॉर्टेंट है। सहायक नदी में प्राणहिता, पूर्णा, मांजरा, वेनगंगा और पैनगंगा। और इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वेनगंगा और पैनगंगा का, कि वेनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों आंसर होगा वेनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदियां हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल महेश जी, बिल्कुल जेल परेड में आया होगा 2018 में, बिल्कुल आया होगा। सीधा से यहां पर प्रश्न आता है डायरेक्ट एग्जाम में, वेन गंगा व तेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए गोदावरी की सहायक नदियां, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि दोस्तों गोदावरी, हाँ गोदावरी की जगह गंगा कर देता है, क्योंकि इनके लास्ट में गंगा आ रहा है, इसलिए गंगा की सहायक नदी बता दी जाती है, जो कि गलत होता है दोस्तों। हाँ हाँ दोस्तों, यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि जो गोदावरी नदी है, गोदावरी नदी दोस्तों, इसके किनारे किनारे बसा हुआ शहर है, इसके किनारे बसा हुआ शहर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है नासिक, नासिक महाराष्ट्र। और नासिक महाराष्ट्र जो है ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, नासिक महाराष्ट्र, बिल्कुल। और दोस्तों ये जो नासिक है, नासिक, यहां नासिक में 12 वर्ष बाद में कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, कुंभ का मेला हर 12 वर्ष बाद में कुंभ का मेला आयोजित होता है नासिक महाराष्ट्र में। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे, बिल्कुल गोदावरी नदी के किनारे नासिक में प्रति 12 वर्ष बाद में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। दोस्तों कुंभ का मेला भारत में 4 जगह भरता है, कुंभ का मेला भारत में 4 जगह भरता है। मैं चारों जगह के नाम बताऊंगा आपको, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इनको आप देखेंगे 4 जगह कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है भारत में। कुंभ का मेला 4 जगह आयोजित होता है दोस्तों। नंबर 1 हरिद्वार, गंगा के किनारे, हरिद्वार में भरता है गंगा के किनारे। नंबर 2 प्रयागराज में, प्रयागराज में भरता है यमुना के किनारे। नंबर 3 उज्जैन में भरता है क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा के किनारे। और नासिक में भरता है, नासिक में भरता है गोदावरी के किनारे, गोदावरी के किनारे। दोस्तों भारत में ये 4 जगह कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है, बिल्कुल हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, 4 जगह। बिल्कुल राजूराम, बिल्कुल सही आंसर आपका। राम बाबू, जितने भी वीडियो हैं वो आप ऑनलाइन मेरे साथ में जुड़ करके ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश करें, बाद के चक्कर में पढ़े नहीं आप। हाँ बिल्कुल दोस्तों, ये 12 वर्ष बाद में भरता है शिषपाल जी। हाँ बिल्कुल, उज्जैन एमपी में है गोपीराम जी, बिल्कुल उज्जैन एमपी में, हरिद्वार उत्तराखंड में है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, उज्जैन एमपी मध्य प्रदेश में और नासिक महाराष्ट्र में। हाँ दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं अगली नदी के बारे में। दोस्तों दूसरे नंबर पर दूसरी जो बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है कृष्णा नदी, सॉरी दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है उसका नाम है कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। खाकी बाबा ये अलग अलग भरते हैं, एक साथ नहीं भरते सारे।
हाँ, कृष्णा नदी। दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर, कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर भी दोस्तों महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर महाराष्ट्र। तो कृष्णा नदी भी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, और गोदावरी भी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, वो भी महाराष्ट्र से, ये भी महाराष्ट्र से। गोदावरी नासिक से निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है। दोस्तों इसका प्रवाह होता है, यहां से निकलने के बाद में इसका प्रवाह होता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, बिल्कुल। इसके बाद में इसका विसर्जन होता है, विसर्जन। और इसका विसर्जन भी आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में, इसका विसर्जन भी होता है बंगाल की खाड़ी। हाँ, लंबाई इसकी, दोस्तों इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। तो एक बार दोबारा से देखेंगे, उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र, प्रवाह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, विसर्जन बंगाल की खाड़ी, लंबाई 1400 किलोमीटर। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर यह है, प्रायद्वीपीय पठार की, प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा। पहली है गोदावरी और दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष्णा, बिल्कुल। दोबारा से देखेंगे एक बार, कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर महाराष्ट्र, प्रवाह होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, विसर्जन होता है बंगाल की खाड़ी में, लंबाई इसकी 1400 किलोमीटर, और यह प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे लंबी नदी है, बिल्कुल दूसरी सबसे लंबी नदी है। हाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, बिल्कुल पूर्णतः लगाना पड़ेगा आपको पहले। पूर्णतः भारत में बहने वाली भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी, जो पूर्णतः भारत में बहती है, पूर्णतः भारत में बहने वाली भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी। हाँ दोस्तों, कृष्णा नदी पर एक बांध बनाया गया है जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और उस बांध का नाम बताएंगे आप सभी, कमेंट करके बांध का नाम बताएंगे। कृष्णा नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है जो कृष्णा नदी की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है? कृष्णा नदी की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, नाम बताएंगे मुझे। नागार्जुन सागर, बिल्कुल जाबर जी ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। नागार्जुन सागर जो है, बिल्कुल नागार्जुन सागर सभी का सही आंसर आ रहा है। मनोज जी बिल्कुल, आर के चौधरी, महेश बिल्कुल, अमर सिंह जी नागार्जुन सागर, बिल्कुल नागार्जुन बांध। हाँ, सबसे कृष्णा नदी की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, नाम है नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना। दोस्तों ये परियोजना जो है ये पड़ती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश राज्य का नाम आता है आंध्र प्रदेश। दोस्तों ये कृष्णा नदी की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, और आंध्र प्रदेश की भी सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना, और नाम है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय
परियोजना। बिल्कुल दोस्तों, ये नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य परियोजना जो है, नागार्जुन सागर बहुउद्देश्य जो परियोजना है आंध्र प्रदेश में दोस्तों, इसके आसपास में घना जंगल है। बिल्कुल घना जंगल है, और उस जंगल के अंदर दोस्तों भारत सरकार ने बाघ परियोजना शुरू की है। दोस्तों वो भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है। भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना, भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है, जिसका नाम भी है नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर जो है यह भारत की सबसे बड़ी बाघ परियोजना है दोस्तों। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी बाघ परियोजना है नागार्जुन सागर, और यह पड़ती है आंध्र प्रदेश में। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल नागार्जुन सागर। हाँ, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियों की। कृष्णा नदी की सहायक नदियां। दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियां, जिसमें एक का नाम है भीमा, एक का नाम है मूसी। भीमा, मूसी, घाट प्रभा, मालप्रभा, और एक है तुंगभद्रा। दोस्तों ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। कृष्णा की सहायक नदियां बिल्कुल भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा और मालप्रभा। बिल्कुल विजय शर्मा जी, बिल्कुल सही। भीमा, मूसी, घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। दोस्तों ये जो तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा जो नदी है, इस तुंगभद्रा नदी, हाँ बिल्कुल आर.के. चौधरी जी, दूध गंगा भी है, एक छोटी नदी है दूध गंगा। हाँ बिल्कुल महेश जी, कोयना भी है। हाँ बिल्कुल कोयना और दूध गंगा भी है। ये लो, ऐसे दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी सहायक नदियां आकर के मिलती है इसमें, नदी नाले। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो भीमा, मूसी, घाट प्रभा, मालप्रभा और तुंगभद्रा, कोयना और दूध गंगा, इसी की सहायक नदियां हैं। इसमें दोस्तों जो तुंगभद्रा नदी है, इस तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी पर कर्नाटक में तुंगभद्रा परियोजना शुरू की गई है। तुंगभद्रा बहुउद्देश्य परियोजना। सीधा सा प्रश्न आ जाए कि तुंगभद्रा बहुउद्देश्य परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो नदी कौन सी होगी? तुंगभद्रा नदी। राज्य कौन सा होगा? कर्नाटक। कर्नाटक में बनी हुई है तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी पर। बिल्कुल ये कर्नाटक की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य परियोजना है। हाँ दोस्तों, इसमें मालप्रभा, घाट प्रभा का सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो मूसी नदी है, मूसी नदी, दोस्तों इस मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी के किनारे, दोस्तों मूसी नदी के किनारे जो है वो हैदराबाद बसा हुआ है। हैदराबाद ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। वर्तमान में हैदराबाद जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो स्टेटों की राजधानी है। हैदराबाद बिल्कुल मूसी नदी के किनारे हैदराबाद बसा हुआ है, और हैदराबाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्यों की राजधानी है हैदराबाद। रंजन यादवंशी अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी होगी, बनाएंगे 10 साल बाद, काम चल रहा है उसका। बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका भी, सहायक नदियों का।
अब दोस्तों यहां पर एक चीज और यहां पर इंगित करेंगे आप कि ये जो दोनों नदियां हैं, जिसमें गोदावरी है और इधर ये कृष्णा है, गोदावरी और कृष्णा दोनों नदियां जो हैं, ये नदियां समुद्र में गिरने से पहले, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं, डेल्टा। और इधर ये कृष्णा भी डेल्टा बनाती है, दोनों नदियां डेल्टा बनाती हैं। दोस्तों वर्तमान में क्या हो रहा है कि कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा प्लस गोदावरी, कृष्णा और गोदावरी दोनों नदियों का डेल्टा आपस में मिल चुका है। इसका विस्तार इतना हो गया दोनों नदियों के डेल्टा का, इधर से गोदावरी नदी का डेल्टा फैल गया, इधर कृष्णा का, और दोनों डेल्टा जो है वो आपस में मिल चुके हैं, जिसको दोस्तों बिल्कुल सुमेर सिंह ने सही आंसर दिया, केजी बेसिन। बिल्कुल दोस्तों, इन दोनों को संयुक्त रूप से एक नाम दिया गया है और वो नाम है केजी बेसिन। केजी बेसिन नाम दिया गया है, केजी बेसिन। दोनों नदियों का डेल्टा आपस में मिल चुका है, जिसको केजी बेसिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बिल्कुल केजी बेसिन के नाम से जाना जाता है। दोबारा से देखेंगे एक बार, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा को संयुक्त रूप से केजी बेसिन के नाम से जाना जाता है। के फॉर कृष्णा, जी फॉर गोदावरी, केजी बेसिन के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये केजी बेसिन जो है, केजिन बेसिन में भारत में सबसे ज्यादा पैदावार होती है चावल की, या जिसको कहते हैं धान या चावल की पैदावार यहां पर सबसे ज्यादा होती है। इसलिए दोस्तों इस केजी बेसिन को कहा जाता है भारत का चावल या धान का कटोरा कहा जाता है। यह चीज मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा था, चावल या धान का कटोरा। और दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बिल्कुल सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में धान या चावल का कटोरा कौन सी नदी के डेल्टा को कहा जाता है, कौन सी नदी के बेसिन को कहते हैं। तो दोस्तों कौन सा बेसिन होगा, केजी बेसिन को कहा जाता है भारत में चावल या धान का कटोरा। बिल्कुल दोस्तों, भारत में चावल या धान का कटोरा, अगर किसी राज्य की बात करें, राज्य की अगर बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य आएगा। राज्य की बात करोगे तो छत्तीसगढ़ आएगा। छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है चावल या धान का कटोरा। छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है चावल या धान का कटोरा। बिल्कुल दोस्तों, अगर राज्य की बात पूछ ली जाए तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है चावल या धान का कटोरा, और अगर किसी बेसिन के बारे में पूछ लिया जाए तो केजी बेसिन को कहा जाता है चावल या धान का कटोरा। उमेश सिंह जी राठौड़, ये उड़ीसा में नहीं है, हाँ बिल्कुल आंध्र प्रदेश में है। ये उड़ीसा का थोड़ा बहुत दक्षिणी जो इलाका है वो आता है, बाकी ये ज्यादातर आंध्र प्रदेश में। हाँ दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका। बिल्कुल दोस्तों, अगली जो नदी है और उस नदी का नाम है, बात करेंगे कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी दोस्तों, कावेरी जो नदी है, कावेरी नदी दोस्तों इसका उपनाम भी है, इसका अन्य नाम भी है। इसको भी कहते हैं दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा। दक्षिण भारत की गंगा। बिल्कुल अशोक जी, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। कोलेरू झील है दोनों के बीच में। हाँ, तो यहां पर दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं कावेरी नदी को। दोस्तों इसको कावेरी नदी को दक्षिण भारत की इसलिए कहा जाता है, दक्षिण भारत की नदी, दक्षिण भारत की गंगा, कि ये वर्ष भर बहती है। हालांकि इसकी लंबाई कम है, लेकिन ये वर्ष भर बहती है और साल भर बहने के कारण इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल दोस्तों, इस नदी का उद्गम होता है, कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी,
ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। कोगडू नाम का स्थान, कोगडू, और यह पड़ता है कुर्ग जिले में, और कुर्ग जिला पड़ता है कर्नाटक में। दोस्तों कोई सा भी नाम आ सकता है उद्गम के समय, कोई सा भी नाम पूछ सकते हैं। नंबर 1 ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, पहाड़ी का नाम पूछ लिया जाए तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, बिल्कुल। जगह का नाम पूछ लिया जाए तो कोगडू, एक गांव है छोटा सा कोगडू, इस कोगडू नाम के स्थान से निकलती है। जिले का नाम पूछ लिया जाए तो कुर्ग जिले से निकलती है, और राज्य का नाम पूछ लिया जाए तो कर्नाटक से निकलती है। दोबारा से देखेंगे सभी के बारे में। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कोगडू कुर्ग कर्नाटक से निकलती है, कावेरी नदी उद्गम होता है। प्रवाह की बात करें दोस्तों, इसका प्रवाह होता है कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है ये, लेकिन इसकी सहायक जो नदियां हैं वो केरल में भी जाती हैं। हां, तो सहायक जो नदियां हैं उनका प्रवाह जो है वो केरल में भी है। विसर्जन की बात करेंगे, विसर्जन, इसका विसर्जन भी होता है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बिल्कुल विसर्जन। हां बिल्कुल उमेश जी, पश्चिमी घाट में पड़ती है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, बिल्कुल सचिन चौधरी जी, कर्नाटक और तमिलनाडु में ही है जो नदी है, लेकिन इसका जो प्रवाह का जाल है वो केरल में भी फैला हुआ है। दोस्तों लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई 805 किलोमीटर है, इसकी लंबाई है 805 किलोमीटर, बिल्कुल 805 किलोमीटर के समथिंग। हां बिल्कुल बलदेव जी 805। तो स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका, दोबारा से देख लेंगे। अन्य नाम है दक्षिण भारत की गंगा, उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कोगडू कुर्ग कर्नाटक, प्रवाह कर्नाटक तमिलनाडु केरल, विसर्जन बंगाल की खाड़ी, लंबाई 805 किलोमीटर। हाँ बिल्कुल राजपूत जी, विवाद ही बता रहा हूं मैं आपको, कर्नाटक और तमिलनाडु ही नहीं है, उसमें केरल भी शामिल है। हाँ राजूराम जी फिक्स 805 किलोमीटर, इसको 800 भी लिख सकते हैं तो कोई बात नहीं है इसमें। बिल्कुल बीएस फौजदार जी, मेट्रो बांध इसके ऊपर बना हुआ है। हाँ दोस्तों ये जो कावेरी नदी है, इस कावेरी नदी के सहायक नदियों की अगर अपन बात करते हैं तो इसकी सहायक नदियां जो हैं, सहायक नदियों की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, इसकी सहायक नदियां हैं हेमावती, भवानी, अमरावती, कब्बानी और लोक पावनी, ये इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियों में हेमावती, भवानी, अमरावती, कब्बानी, लोक पावनी। हाँ बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल सिस्टम भी है। हाँ वो छोटी नदियां हैं, मुख्य मुख्य जो नदियां हैं उसमें हेमावती जो एग्जाम में पूछी जाती है, हेमावती, भवानी, अमरावती, कब्बानी और लोक पावनी। अब इसमें देखेंगे दोस्तों, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट अमरावती। अमरावती नदी इंपॉर्टेंट इसलिए है, अमरावती नदी इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, इस अमरावती नदी के किनारे अमरावती शहर बसाया जा रहा है, जो कि आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश की राजधानी होगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बनाया जाएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को बनाया जाएगा, और अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी
जो बनने वाली है अमरावती नदी के किनारे बसी हुई है। अमरावती नदी के किनारे विकसित की जा रही है यहां पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शारदा जी, बिल्कुल सारी याद करनी पड़ेंगी। हाँ दोस्तों, ये जो नदी है, इस नदी के जल को लेकर के कावेरी नदी जल विवाद, मैं यहां पर आपको अलग से समझा रहा हूं। एक बार इन सहायक नदियों को लिखेंगे आप या स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। हाँ बिल्कुल, विवाद के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। कावेरी नदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद। दोस्तों कावेरी नदी जल विवाद जो है ये 3 राज्यों को लेकर के चल रहा है, 3 राज्यों के मध्य, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। और दोस्तों इस विवाद में एक केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भी शामिल है, पुदुचेरी। तो एक बार दोबारा से देखेंगे, कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी के मध्य चल रहा है। दोस्तों ये भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना नदी जल विवाद है। भारत का सबसे पुराना नदी जल विवाद है दोस्तों। कम से कम 150 साल हो चुकी हैं। और दोस्तों इसको निपटाने के लिए इराडी कमीशन का गठन किया गया था। यह वेरी इंपॉर्टेंट है, इराडी कमीशन, इराडी कमीशन का गठन किया गया था कावेरी नदी के जल विवाद को निपटाने के लिए। हां इराडी कमीशन, बिल्कुल दोस्तों। लेकिन अब तक पूर्णतः यह विवाद निपटाया नहीं जा चुका है। हाँ उसके बाद में देखते हैं दोस्तों, कावेरी नदी जो है इस पर 2 जलप्रपात बने हुए हैं, 2 जलप्रपात हैं। एक का नाम है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, और दूसरे का नाम है होजे कनाल जलप्रपात। और दोस्तों दोनों के दोनों जो हैं कर्नाटक में, दोनों के दोनों कर्नाटक में, बिल्कुल। दोस्तों ये जो शिव समुद्रम जलप्रपात है, इस पर भारत की पहली सफल जल विद्युत परियोजना 1902 में शुरू की गई थी दोस्तों। बिल्कुल अंडरलाइन आप इस चीज को करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखेंगे आप इसको कि शिव समुद्रम जलप्रपात पर भारत की पहली सफल जल विद्युत परियोजना 1902 में शुरू की गई थी। बिल्कुल भारत की पहली सफल जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, ये सफल जल विद्युत परियोजना। दोस्तों कावेरी जो नदी है भारत की एकमात्र नदी है, भारत की एकमात्र नदी है जो दोनों मानसून दोस्तों ग्रीष्मकालीन मानसून और शीतकालीन मानसून, दोनों मानसूनों का जल प्राप्त करती है, दोनों मानसूनों का जल प्राप्त करती है। दोस्तों होता यह है कि जब ग्रीष्मकालीन मानसून मालाबार तट पर ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा वर्षा होती है, मालाबार तट पर ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा वर्षा होती है तो इसको पानी मिलता है।
और जब शीतकाल में कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है तब भी इसको पानी मिलता है।